बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अलदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज हफ्ते का पहला दिन है तो उम्मीद करते हैं कि पूरे जोश और जज्बे के साथ आप लोग घरों से निकले होंगे और यकीनी तौर पे जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है ना, उस पर वैसे दिल चाह नहीं रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मसीही बरादरी का क्योंकि आज ईस्टर भी है तो वो लोग तो छुट्टी मना रहे होंगे। उनका आज ईस्टर का दूसरा दिन है, उनका टरू बहुत सारे उनका टरू है। बहुत सारे लोग घरों में होंगे, लेकिन जो मुसलमान भाई बहन है वो तो अपने काम काज पर निकल चुके हैं क्योंकि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक ही थी, कुछ ज्यादा रश में कमी नहीं थी। लेकिन सुबह का आगाज हो चुका है और आज पीर का दिन है। तो आज की जो अच्छी खबर है वो भी दिलचस्प खबर आज की वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। इंसानों की दौड़ में अब शामिल हो चुके हैं रोबोट्स भी। आपको पता है एआई का दौर है, तो चाइना के अंदर एक रेस का इनेकाद किया गया। ये देखिए निढाल किस्म के जो रोबोट्स हैं, तो इंसानों के साथ ये ताव नहीं ला सके। उनका मुकाबला करने में बहुत से रोबोट्स गिरते पड़ते रेस में हिस्सा लिया हुआ था उन्होंने। और आपको जनाब बताएं, दुनिया की ये पहली इंसानी और ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन रेस थी जो कि 21 किलोमीटर तकरीबन 13 मील की थी। और इसमें एक जो नाम है त्यागोंग अल्ट्रा नामी रोबोट है, उसने रेस जीती भी है। लेकिन आपको पता है कितना दौरानिया था उसका? 2 घंटे तकरीबन, और 21 किलोमीटर से ज्यादा ये ट्रैक था जनाब। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसानों से जीत गया, वो अपने रोबोट से जीत। लेकिन ये रेस बिलाखिर अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इंसान ने जीती है। और इंसान ने जीती है सिर्फ 1 घंटे 11 मिनट 7 सेकंड में, जबकि जो रोबोट है उन्होंने जीती है 2 घंटे 40 मिनट में। तो जनाब इंसानों का मुकाबला तो नहीं है। जितना भी एआई जो है वो तरक्की कर जाए, जितनी भी आप टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन इंसान का मुकाबला नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी खूबसूरत तख्लीक बनाया है इंसान को, इंसान का मुकाबला बेशक। लेकिन ये देखें ना, करने वाला भी तो इंसान ही है। हमने खुद अपने मद्दे मुकाबले लाके रोबोट्स को खड़ा कर दिया और अभी तो वो लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी वक्त में वो लड़खड़ाए बिना चेज कर जाएं इन रेसेस को। और 10,000 लगभग इंसान थे जिन्होंने एक ट्रैक पे हिस्सा लिया और उनके मद्दे मुकाबले एक और ट्रैक जो बनाया गया था उसके ऊपर रोबोट्स मौजूद थे। और रोबोट्स अभी फॉर्म में नहीं है जिस तरह से हमें मूवीज में दिखाया जाता है। रोबोट्स बार-बार गिर रहे थे, फिर खड़े हो रहे थे, फिर गिर रहे थे। शुरू की मूवीज अगर देखें जिस वक्त रोबोट्स को फिल्मों में के अंदर पिक्चराइज किया जाना शुरू किया गया तो वो ऐसे ही थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इनोवेशन आ रही है, तरक्की आ रही है और वो चीज़ें जो विजुअलाइज हम कर सकते हैं उनको अमली तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ये साइंस साबित कर रही है, साइंस साबित कर रही है। लेकिन हम यहाँ पर जब अपने टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आ जाते हैं और पहली स्टोरी हमारी आज की होगी शहर कायद के हवाले से, क्योंकि 23 अप्रैल तक हीट वेव की लपेट में रहने वाला है शहर कायद। अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल से महकमे मौसमियात से तफसीलात जानेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा हम बात करेंगे PSL 10 की। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। किसका पलड़ा भारी है, कौन क्राइसिस का शिकार है, कौन चल पा रहा है, कौन सा नया टैलेंट हंट हुआ है और कौन बिल्कुल ही चल नहीं पा रहा, लोग उससे मायूस हैं, इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए आज़म का इजहार किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में 0 पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया है। इसके लिए तमाम तर कोशिशें और काविशें की जा रही हैं। और फिर बात करेंगे इकबाल का शाहीन और आज का नौजवान। आज 87वीं बरसी है शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की और उनके अफकार, उनका कलाम। आज कितनी ज़रूरत है नौजवानों को उनके कलाम पर अमल करने की, उनकी तालीमात पर, उनका विजन, उनका ख्वाब जो कि नए पाकिस्तान का था, नए मुल्क का था। क्या हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर भी पा रहे हैं या नहीं, इसका जायज़ा लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं, माली हालात और सितारों का जायजा लिया जाएगा, करियर में तरक्की या फिर मुश्किलात, इस पर भी होगी तफसील से बात। अब सबसे पहले हम अपने टॉपिक की जानिब आ जाते हैं क्योंकि महकमे मौसमियात ने बहुत ही बड़ा अलर्ट जो जारी किया है कि एक तरफ तो हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है और दूसरी तरफ यालाबारी के खदशात भी साथ ही हो चुके हैं। एक तरफ तो खदशात हैं शाल, 2 बार यालाबारी हो चुकी है इस्लामाबाद के अंदर और गोल्फ बॉल साइज के जो ओले पड़े हैं उसने सबको चौंका दिया। तो अंजुम नज़ीम ज़ैगम साहब डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं, साथ ही सुहेल मकबूल साहब माहिर मौसमियाती तब्दीली भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो वेलकम टू शो कहेंगे दोनों मेहमानों को। सबसे पहले हम आ जाते हैं अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब की तरफ। अंजुम साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है, फोरकास्ट क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं अनएक्सपेक्टेड बारिशें भी हुई हैं, यालाबारी भी हुई है और यालाबारी की तो फोरकास्ट भी नहीं की गई थी। क्या हमारा जो फोरकास्ट का सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है या कितना पहले फोरकास्ट हो सकती है इसकी? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं आपकी तस्हीह कर दूं कि यालाबारी की फोरकास्ट बिल्कुल थी
आप पीएमडी की फोरकास्ट उठा के देख सकते हैं, जो कि अनचेंजेबल होती हैं। जो चीज़ एक दफ़ा डिसमिनेट कर दी जाती है उसको चेंज नहीं किया जाता। जैसा कि नॉर्मली जैसे आप देखते हैं कि जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे आजकल जो हैं वो वेदर फोरकास्टर्स अवेलेबल हैं जो टाइम टू टाइम अपनी फोरकास्ट को चेंज करते हैं। पीएमडी एक जिम्मेदार इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अंजुम साहब। मैं तो बात कर रही हूँ क्योंकि हमारी भी आपके प्रोग्राम में बात होती रहती है आपसे, तो जो फोरकास्ट आप हम तक पहुँचाते हैं हम वही पब्लिक तक पहुँचा देते हैं। आपके बिल्कुल इदारा बहुत रिस्पॉन्सिबल इदारा है, हमें बिल्कुल इस पर एतराज़ नहीं है। मैं तो उस फोरकास्ट की बात कर रही हूँ जो कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ करते हैं। जी जी, बाकी मैंने शायद आपसे पहले भी जिक्र किया था कि एक होती है नाउकास्ट। जब कोई थंडरस्टॉर्म की जब बात गरज चमक के साथ बारिश की बात होती है तो एक बात जहन में रखिएगा कि वो तमाम बादल जिसमें गरज चमक होती है उसमें हेल्स भी मौजूद होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है बादल से लेकर ग्राउंड तक वो कितना ज़्यादा है। अगर ज़मीन पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक 30 क्रॉस होता है, 32, 34, 36 का आपका टेम्परेचर होता है, और आपका जो बादल के अंदर टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट फ्रीजिंग लेवल से नीचे होता है, सम टाइम -20 तक जाता है, बल्कि इससे भी नीचे चला जाता है। तो ये जब कंट्रास्ट डेवलप होता है तो नीचे से जब नम हवाएं ऊपर की तरफ बादल में उड़ती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और वो फौरन कूल होकर जो है हेल फॉर्म करती है। हेल फॉर्म करे, और इसी का सामना रहा है। लेकिन असल में शिकवा ये है शहरियों को कि इस शिद्दत के साथ इतने बड़े बड़े ओले बरसेंगे, इससे वॉर नहीं किया गया महकमा मौसमियात की तरफ से आम आवाम को। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ अंजुम नज़ीर साहब, हमारे साथ सुहेल मकबूल साहब भी मौजूद हैं। सुहेल साहब, ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में इतनी तेज़ी के साथ? ये जो क्लाइमेट चेंज है, एक तरफ इतने बड़े बड़े साइज़ के ओले पड़ते हैं मुसलसल, मतलब उसका सिलसिला अब शुरू हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर, 2 बार हो चुका है एक हफ्ते में, और एक तरफ मुल्क के दूसरे हिस्से में हीट वेव के अलर्ट्स जारी हो रहे हैं, खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो साथ में कई ज़लज़ले भी आ चुके हैं, 10 से 12 तो ज़लज़ले आ चुके हैं। तो ये किस किस्म का क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है? किस तरफ जा रहे हैं हम? बहुत शुक्रिया जी। ये जो मैं पहले भी आपके शो में इस पे बात कर चुका हूँ और आपकी मेहरबानी, आपने दोबारा से मदऊ किया। ये डेफिनेटली जो है ये क्लाइमेट चेंज का एक वाज़ेह निशान है, ख़ास तौर पाकिस्तान में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 30 टाइम्स बढ़ चुकी है, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की। सो अब ये काफ़ी एक जो है लम्हा फ़िक्र है हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि हम अब उस दौर से, जैसे मैं पहले भी कहा, कि गुजर चुके हैं कि जिधर हम प्लान करते थे अपने डैम्स, अपनी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर 100 साल की उस पे जो है आउटलुक पे, अब यह है कि वो 100 साल तो गुजा, अब तो चीज़ें इतनी तेज़ी से मूव कर रही हैं, जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं। अब जैसे कि अंजुम साहब भी बता रहे थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया ज़्यादा बारी का क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये कोई अनहोनी नहीं है पाकिस्तान के लिए, ग्लोबल एक ये इफेक्ट है कि जो हो रहा है, और वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। कि जो क्लाइमेट चेंज की जिसकी बात हम बार बार करते हैं, क्या इस क्लाइमेट चेंज को फोरकास्ट किया जा सकता है? इसकी प्रेडिक्शन पहले से की जा सकती है? क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां तो अचानक से नमूदार होती हैं, तो क्या इसकी फोरकास्ट हो सकती है? जी, इसकी फोरकास्ट तो ये अंजुम साहब का जो इदारा है वो उसमें बेहतरी आ रही है, और ये क्लाइमेट चेंज की जो भी रिसर्च है अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये इंटीग्रेट हो रही है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो जितने भी आपके इदारे हैं उनमें ये इंटीग्रेट हो रही है। सो ये कहना कि मतलब क्लाइमेट चेंज एक सेपरेट है, नहीं, क्लाइमेट चेंज भी उसका जो इम्पैक्ट है, यानी कि जो उसकी आप नोट कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी और उसकी जो है एक्सट्रीम जो इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी ये जो बढ़ रही है, आपकी हीट की भी जो है ये ज़्यादा बारी और जो सारे ये जिस तरह की तब्दीली आ रही है, आप ठीक कह रहे हैं, उसके लिए हमें तैयारी भी उतनी बेहतर करनी होगी। अंजुम साहब, ये आप एग्री करेंगे सुहेल मकबूल साहब से कि जिस शिद्दत के साथ हमें सामना है क्लाइमेट चेंज का, लोगों को संभलने का मौका मिल जाए या वो पहले से तैयारी कर लें, ताकि उनको एक अलर्ट या वार्निंग जारी कर दी जाए कि जी आप तैयारी कर लीजिए, इस तरह के हालात बन सकते हैं। उसके लिए क्या एफर्ट्स हो रही हैं महकमे मौसमियात में?
जी बिल्कुल, सोहेल साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। इस सिलसिले में देखिए कि 2015 से जो है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो अपनी फोरकास्टिंग ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहा है। रिसेंटली हमने रडार्स का एक नया नेटवर्क जो है उसको इस्टेब्लिश करना शुरू किया हुआ है। आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट्स इतने आसान नहीं होते हैं। 2 रडार्स जो हैं ऑलरेडी जो है इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जबकि 2 जो हैं इस्टेब्लिश हो रहे हैं मुल्तान और सखर में। इसके साथ साथ आपको ये मैं बताता चलूँ कि वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए अपने ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क को इन्हेंस कर रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबन 350 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नस्ब करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए मल्टी सिस्टम जो आपका अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसको अपग्रेड किया जा रहा है तमाम तर सिस्टम को और नए आप रेडार सिस्टम भी नस्ब कर रहे हैं, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या फोरकास्ट की जा सकेगी जो कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों का क्या असरात हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं? इससे एक्यूरेसी कितनी बढ़ जाएगी? देखें जी, एक्यूरेसी इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फोरकास्ट की जो है वो 80% एंड अबव है। एक बात जहन में रखिएगा कि जैसे सोहेल साहब ने भी बताया कि ये बात अक्सर पीएमडी या मैं भी बताता रहा हूं कि जो अब हमारे जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हीट है तो वो इंटेंसिव हीट की तरफ जा रही है। जाते जाते अंजुम साहब फोरकास्ट करते जाइएगा, मजीद बारिशें मुतवक्के हैं, हीट वेव किन किन इलाकों में होने जा रहा है, और फिर ये भी बताइएगा क्या अब जालाबारी मुतवक्के है, किन किन इलाकों में हो सकती है और उसकी क्या शिद्दत हो सकती है ताकि लोग कोई हिफाजती इकदाम कर सकें। देखें जी, इस वक्त हीट वेव जो है वो शहर कायद पर उसका इम्पैक्ट मौजूद है। टेम्परेचर जो है वो 6 से 7 डिग्री मामूल से ज़्यादा रह रहे हैं और इस बात की तवक्को है कि ये हीट सिचुएशन कराची में बुध तक रहेगी। जुमेरात से इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, ताहम गर्मी बरकरार रहेगी। अगर हम ये कह दें कि आ जाती है तो ये ना समझे कि मौसम नॉर्मल हो जाएगा। बाकी जो बारिशों का सिलसिला जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के एक्सट्रीम नॉर्थ में है, यानी कि कश्मीर और जीबी के इलाकों में आज बारिश होगी। उसके बाद एक गैप है। आने वाला जो नया मगरिबी हवाओं का सिलसिला इस बात की तवक्को है कि वो 1 मई से मुल्क में असरअंदाज होगा। और जिस तरह हीट ज़्यादा हो रही है तो आप हेल के जो इवेंट्स हैं उनको रूल आउट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब और सोहेल मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पे महकमा मौसमियात को मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। और वो ठीक कह रहे हैं कि तब्दीली तो आ सकती है टेम्परेचर में, लेकिन इतनी नहीं कि ठंड आ जाए। ये सर्दियाँ आ जाए, ठंड तो बिल्कुल अब नहीं आएगी, ठंड अब बहुत दूर है क्योंकि गर्मी का दौरानिया लंबा चलने वाला है। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसका सीजन 10 पूरी आबोताब के साथ जारी है। क्या क्या परफॉर्मेंस अब तक हो चुकी है, किस टीम ने कितना परफॉर्म किया, कौन लीड कर रहा है और कौन सबसे नीचे है, किसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कुछ पॉइंट टेबल पे देख लेते हैं सूरत हाल। नाज़रीन डिफाई चैंपियन है इस्लामाबाद यूनाइटेड और अभी तक वो अनडिफीटेड है। जबरदस्त परफॉर्मेंस है, 4 मैच उन्होंने खेले हैं, चारों के चारों जीत चुके हैं, कोई भी हारा नहीं है। दूसरे नंबर पर विराजमान है जनाब हमारी अपनी दिलों के करीब लाहौर कलंदर्स, और अब तक उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 उन्होंने जीते हैं और सिर्फ 1 मैच उन्हें हारना पड़ा है। तो पोजीशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल है। पॉइंट्स टेबल पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है जनाब 8 नंबर पे और इसी तरह से लाहौर कलंदर्स है 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। कराची किंग्स वो जनाब अभी तक 4 मैचेस खेल चुकी है जिसमें से 2 उन्होंने जीते हैं और 2 ही मैच उन्होंने हारे हैं और वो पॉइंट टेबल पर है चौथे नंबर पर और 4 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर है और 4 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए। इसी तरह से अगर चौथे नंबर की टीम की बात करते हैं तो वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और अब तक वो 3 मैचेस खेल चुकी है जिसमें से 1 मैच उन्होंने जीता है, 2 उन्होंने हार दिए हैं। तो उनकी पोजीशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं है। उनके फैंस भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है नाज़रीन, हमारी कौमी टीम के जो एक साबका कप्तान है और एक मौजूदा कप्तान है, उनकी टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, जिसमें से एक है पेशावर ज़ल्मी जिसको लीड कर रहे हैं बाबर आजम और 3 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच वो जीत चुके हैं और 2 मैचेस उन्हें हारे हैं। इसी तरह से पॉइंट टेबल पे उनके जो नंबर हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ 2 और हमारे जो कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान मौजूदा कप्तान, उनकी टीम है मुल्तान सुल्तान, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वो कर रही है। 3 मैचेस वो खेल चुके हैं और तीनों के तीनों उन्होंने हार दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। इतनी शानदार परफॉर्मेंस जो आपने बताई है पॉइंट्स टेबल के ऊपर। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, साबिक क्रिकेटर। वेलकम टू शो कहेंगे मोहम्मद अवैस आपको। आपसे बात कर लेती हूँ क्योंकि इस वक्त हम मैचेस की सूरत हाल जो देख रहे हैं, पॉइंट्स टेबल पर सबसे
जो कमज़ोर टीमें नज़र आ रही है वो हमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीम नज़र आ रही है। इसकी क्या वजूहात समझते हैं? बाबर आजम ने पहले मैच में हमने देखा 0 किया, दूसरे मैच में उन्होंने 1 रन किया, दूसरे मैच में उन्होंने 2 स्कोर कर दिए। क्या वजह है उनकी? आपकी तो मुलाकात भी हुई है स्टेडियम के अंदर बाबर आजम से, सॉरी, तो क्या उनका कहना था? आखिर ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस की वजूहात क्या, और क्या कोई बेहतरी के चांसेस हैं? क्यों नहीं खेल पा रहे वो? देखिए, मेरे लिए बड़ा एक शौक था, क्योंकि अगर बाबर आजम की बात, अगर मैं ओवरऑल कैरियर की बात करूं, तो ये पहली दफा जिंदगी में ऐसे हुआ है कि आपने बाबर आजम को देखा हो कि वो आप कहें कि डबल फिगर्स के अंदर वो एंटर नहीं हो सके। मैं पीएसएल की बात कर रहा हूं कि तीनों मैचेस के अंदर आप देखें 0, 1 या शायद 3 स्कोर के ऊपर वो आउट हुए हैं। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आप बात करें तो वो लगता है कि बहुत ज्यादा डाउन है। मुझे याद है कि जिस वक्त पेशावर ज़ल्मी का मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अगर आप फैंस की भी बात करें तो फैंस एक ही बात करते हैं कि यार पेशावर ज़ल्मी, हम बाबर आजम को देखना है। वो स्टारडम तो वो कैरी करते हैं, लेकिन वो स्टारडम कहीं ना कहीं प्रेशर भी पता आपके ऊपर बिल्ड होता है। क्योंकि मुझे याद है जब पीएसएल स्टार्ट होने वाला था, तो हम भी अपने प्रोग्राम में बैठ के यही बात कर रहे थे कि अगर मैं 3 कप्तानों की बात करूं, हाजिर सर्विस है साबिक कप्तान, जिसमें रिजवान है, शाहीन है, आपके बाबर आजम है, इन तीनों के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, जो आप इंटरव्यू में भी बात कर रहे थे, क्योंकि आप तीनों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। आप पाकिस्तान टीम का बहुत अरसे से हिस्सा भी रहे हैं, कप्तानी भी कर चुके हैं और एक कप्तान भी है, तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी कि आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे। फिर साइकोलॉजिकली आपके ऊपर भी होता है कि यार हाँ, मैंने जाके एक चेंज करना है अपने आप को, मैंने परफॉर्म करना है, बताना है कि यार हाँ, मेरे अंदर भी दमखम अभी बाकी है, मैं इतना भी ज्यादा गिरा हुआ नहीं इस वक्त अपना परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आती है, चाहे बाबर आजम की बात करें, शाहीन, बेशक उनकी परफॉर्मेंस, और इसी तरह से वैस रिजवान भी, हमारे साबिका कप्तान हो या मौजूदा कप्तान हो, दोनों की टीम सफ़र कर रही हैं और बहुत बुरे तरीके से, मतलब पॉइंट टेबल पे भी हम देख सकते हैं, एक ने कोई भी मैच नहीं जीता और एक ने 1 जीता है। बाबर की अपनी परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है। वजूहात क्या है? हमारे सीनियर प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर है या क्या वजह है? वो खेलना ही भूल चुके हैं और बेहतरी की कोई गुंजाइश अब आपको दिखाई देती है, या फिर हमें नए लड़कों को मौका देना चाहिए? देखिए, बेहतरी की तो हमेशा हमको पता गुंजाइश रहती है, लेकिन जो आपने एक बात की ना प्रेशर वाली, वही चीज है। मैंने कहा ना कि आपका इतना साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बिल्ड हो चुका है, जो आपकी परफॉर्मेंस हुई थी पाकिस्तान टीम के लिए। क्योंकि जिस वक्त आप हमेशा याद रखें, जब आप पाकिस्तान टीम के लिए ऐसा कप्तान भी खेलते हैं और खास करके ऐसे प्लेयर भी खेलते हैं, तो आपने मीडिया प्रेशर भी झेलना है, आपने फैंस का प्रेशर है, हर किस्म का प्रेशर है जिसको आप झेलते हो वहां पर। फिर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। बाबर आजम की अगर बात करूं, मैंने कहा ना कि पेशावर ज़ल्मी के जो थिंक टैंक बैठा हुआ, इतना बड़ा थिंक टैंक बैठा, उन्होंने पिछला मैच बहुत जबरदस्त जीता है। अली रजा आउटस्टैंडिंग था। आप एक पेशावर ज़ल्मी की अगर रिकॉर्ड की बात करें, इस मैच की मैं बात कर रहा हूँ, किसी प्लेयर ने 30 बॉल से ज्यादा नहीं खेले, कि इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखा था। सबको अपना जॉब रोल पता था, मैंने क्या करना है। अच्छा, अब जिस तरह से जुनेद एक बात कर रहे हैं, जुनेद ये कह रहे हैं कि क्या हमें अब ये जो बड़े हमारे खिलाड़ी हैं, इनको अब हमें साइड पे कर देना होगा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं डे बाय डे खराब हो रही है, बजाय इसके कि उसमें कोई बेहतरी आए। तो हमें नए टैलेंट को जगह देनी होगी, क्या उनकी अब जगह बनती है इसमें? क्योंकि हम देख रहे हैं हसन अली की परफॉर्मेंस वो बड़ी शानदार रही है, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने लिए। अगर हम बॉलर्स में बात कर लें तो पेशावर ज़ल्मी के 17 साल नौजवान है जो फास्ट बॉलर अली रजा, उसकी बड़ी धूम है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जो फास्ट बॉलिंग जिसको कहा जाता है, और जिसकी लेंथ की बात की जाए तो लाइन लेंथ उसकी बड़ी अच्छी रही है। रन देके 4 विकेटें हासिल। बिल्कुल, तो ये जो नए प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है कि अब इनको क्या मौका देना चाहिए, और बड़े प्लेयर्स जो हमारे थे जो सिर्फ नाम बनकर रह गए, उनको अब बिठाना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करवानी चाहिए। देखिए, जो आप बात करी, मैं उसी पे आ रहा था कि जो थिंक टैंक पेशावर ज़ल्मी का स्पेशली बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान सुपर लीग की मैं थिंक टैंक्स की बात करता हूँ, जो लड़के हैं, अली रजा की आप बात करें, साहिबजादा फरहान की आप बात कर लें, आप अगर पेशावर ज़ल्मी की सपोज आप बात करते, क्योंकि अली रजा उसी टीम के अंदर है, बाबर परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर आजम को जो थिंक टैंक पीछे बैठा हुआ है, उनको खुद समझ में आनी चाहिए कि बात यार चलो मैं इनको मिडिल ऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन दे दूं, एटलीस्ट थोड़ा मिडिल ऑर्डर आपका स्टेबल हो जाएगा। परफॉर्म नहीं कर रहा, वो जल्दी आउट होता है, पूरा प्रेशर आपका जाता है मिडिल ऑर्डर के अंदर। आप हारिस को ओपन करवा सकते थे, हारिस आपको अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है, जिस पोजीशन पे खेल रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अली रजा की बात करें, मुझे याद है इयन बिशॉप ने भी इसको बहुत ज्यादा अपना रेट किया था। आपको याद हो जब जो वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, यही परफॉर्मेंस उसने दिखाई थी जो उसने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ दी। पेशावर ज़ल्मी के लिए दी है कि उसने टीम को बिल्कुल अंडर प्रेशर ले आया था ऑस्ट्रेलिया को। लड़का बहुत तगड़ा है, 147 का गेंद भी करता है। लेकिन अवैस, ये तो स्ट्रेटजी हो गई ना, ये तो स्ट्रेटजी हो गई कि आपको आप मिडिल ऑर्डर में किसको खिलाना चाहिए, आपको ओपनर बल्लेबाज कौन सा उतारना चाहिए, कौन वहां पर परफॉर्म कर पाएगा। अगर हम जगह की बात करें कि किसकी जगह बनती है, और अगर हम पीएसएल की बात करें तो क्या ये क्राइटेरिया होगा नेशनल टीम में सिलेक्शन का? अगर ये क्राइटेरिया है तो अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को देखा जाए, तो क्या आपको लगता है नेशनल टीम में इनकी जगह बनती है इस परफॉर्मेंस को देखते हुए? देखें, ये बड़ा अच्छा एक सवाल आपका है, क्योंकि बहुत से लोग, मुझे पता है, इसमें शायद अभी नाराज भी हैं जो मैं बात करूंगा, लेकिन आपको लेट्स कम टू द रियलिटी कि अगर मैं फ्यूचर T20 की बात करता हूं तो रिजवान
बाबर आजम की जगह नहीं बनती। देखिए आगे आपने जाना है, स्टारडम को छोड़ के आपने जाना है कि लड़का कौन सा स्ट्राइक रेट से परफॉर्म कर रहा है। मैंने इसलिए कहा ना, साहिबजादा फरहान आपके पास हैं, हारिस आपके पास हैं, ये वो लड़के हैं जो कि स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी कर रहे हैं, आपको परफॉर्म भी करके दे रहे हैं। T20 डिफरेंट डायमेंशंस पे जा रही है, 250 होता है, 250 होता है, वो चेज भी हो रहा है। आप देख रहे हैं, बेशक इस लीग में देखें, दूसरी लीग जिस वक्त लगी हुई है, दोनों लीग्स के अंदर आप देख लें तो बड़े स्कोर चेज हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, पिछले के किसी लड़के ने 30 बॉलों से ज्यादा नहीं खेली। आपको उन चीजों के ऊपर अब जाना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, चाहे वो अली रजा है, कोई भी प्लेयर है, अगर आप डेब्यू करवाते भी हो बांग्लादेश सीरीज इसके बाद है, आपका बेस्ट पॉसिबल चांस है अपनी होम कंडीशंस में उसको डेब्यू करवाते हो, क्योंकि उनको मोहम्मद अवैस, हसन रजा के बारे में भी थोड़े से रिमार्क्स आपके जानना चाहेंगे। कहाँ देख रहे हैं हसन अली को? हसन रजा कह दिया, हसन अली को। देखिए हसन अली, अगर मैं जो उनका बॉलिंग स्पेल रहा है कराची किंग्स के लिए, तो मुझे थोड़ी सी झलक वापस हसन अली की नजर आती है चैंपियंस ट्रॉफी वाली। आपको याद हो जिसमें वो वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट के बॉलर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, बॉल निप भी हो रहा है, उसके बाद आप देखें कंडीशंस उनको अच्छी मिली हुई है, बॉल पेस से भी निकल रहा है, तो वो नजर आ रहा है। वाइस कप्तानी की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा उनका बैट पैच जरूर है कराची किंग्स का, कि वो टीम अपिश ऑर्डर की बात करूं, परफॉर्म नहीं इतना अच्छा कर सक रहा, उनके लिए जेम्स विंस भी नहीं परफॉर्म करे, लेकिन एक अच्छे रिदम के अंदर आप नजर आ रहे हैं। तो आज के मैच की प्रेडिक्शन भी कर दीजिएगा जाते जाते, कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी में किसको जीता देख रहे हैं? देखिए टफ कॉल जरूर है, क्योंकि कराची भी आपको पता है मैच हारा हुआ है पिछला, पेशावर ज़ल्मी तो मैच जीता हुआ है, लेकिन उनको एक बूस्ट चाहिए होगा। उनका नेट रन रेट आपको पता है बहुत ज्यादा इस वक्त माइनस के अंदर जरूर है, बेशक आप तगड़ा मैच जीते हो, लेकिन आज के लिए मैं जाना चाहूंगा कराची किंग्स के साथ, क्योंकि कराची किंग्स फिर मैं कह रहा हूँ कि एक टीम जरूर है, डेविड वार्नर के ऊपर बहुत ज्यादा बैंक करती है, जेम्स विंस के ऊपर, तो लेकिन कलेक्टिवली अगर मैं देखूं तो कराची किंग्स एक स्ट्रॉन्ग साइड जरूर है। बैटिंग ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा क्लिक करने की जरूरत है, लेकिन अगर केन विलियमसन इनको ज्वाइन करते हैं 23-24 तारीख को, तो कराची किंग्स एक बड़ी डिफरेंट साइड आपको इस टूर्नामेंट में नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आप हमारे साथ थे और कराची किंग को आप सपोर्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो एक मजबूत टीम है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पोलियो मुहिम के ऊपर, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हों या सीएम साहिबा हों। पूरा दिखाई देते हैं इसके मुकम्मल खात्मे के लिए कितना मुतहरिक इस बार इस मुहिम को चलाया गया है, अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बिल्कुल जी, इलामा इकबाल को दुनिया से रुखसत हुए 87 बरस बीत गए हैं, लेकिन उनके आशार अफकार आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए नई नस्ल में इनकलाबी रूह फूंकी थी, इस्लामी अज़मत को उजागर किया था, लेकिन आज क्या हम उनके अफकार पर अमल पैरा है? क्या आज का नौजवान इलामा इकबाल के शाहीनों से मुताबिकत भी रखता है? क्या उनके पास से भी गुजरा है? ये सब चीज़ों पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फ़हद काज़मी, रिसर्च स्कॉलर। वेलकम टू शो कहेंगे फ़हद भाई आपको। हम जिसकी बात कर रहे हैं आज, क्योंकि इलामा इकबाल डे है और उनकी आज बरसी मनाई जा रही है, तो याद आता है वो उनकी जिस तरह से वो जोश और वलवला उन्होंने उस वक्त नौजवान नस्ल में भरा था, और नौजवान नस्ल ने इस पाकिस्तान को हासिल करने में जितनी जद्दोजहद की है, और इलामा इकबाल का वो ख्वाब जिस तरह से शर्मिंदा ताबीर हुआ है, आपको लगता है आज के हमारे नौजवान नस्ल के अंदर वो चीज़ मौजूद है जो तब के नौजवान के अंदर मौजूद थी, जिनको शाहीनों से ताबीर दी है इलामा मोहम्मद इकबाल ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स अ लॉट। हकीमुल उम्मत इलामा मोहम्मद इकबाल का आज यौम वफ़ात, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन। बहुत बड़े हमारे हीरो हैं, और जो आप सवाल कर रही हैं, देखें बात ये है, एज अ नेशन वी हैव फेल्ड इलामा मोहम्मद इकबाल। मतलब नौजवानों का कसूर इतना नहीं है, होता ये है कि हमने अलामा का जो पैगाम था वो नौजवानों को मुंतकिल करना था। बिल्कुल। और जब ज़माना बदलता है तो ज़माने के साथ ईडियम, लैंग्वेज, बात करने का अंदाज़ बदलता है। तो अलामा इकबाल का जो मैसेज है वो तो अपने दर्जे पर अटर्नल है, क्योंकि वो सरकार दो आलम और कुरान से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो वो पैगाम तो आफाकी है, मगर मॉडर्न डे के अंदर हमने उसको मॉडर्न अंदाज में कन्वे करना था। वी एज अ नेशन हैव फेल्ड। तो क्योंकि हम फेल तो हो गए हैं, लेकिन उसकी वजूहात, रूट कॉजेज़ हैं, वो क्या है? क्यों, क्या वजह बनी? क्योंकि जिस अज़म के साथ हमने इस वतन को हासिल किया, जो हमारे अंदर उस वक्त जोश और वलवला था, या नौजवान नस्ल के जो उस वक्त के ख्यालात या अफकार, नज़रियात थे, वो एकदम से तब्दील कैसे हो गए हैं? कहाँ पर हमने गलती कर दी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारी ही गलती से आज के नौजवान, जो आज की नस्ल है, वो जिस तरह की बन पा रही है, वो हमारी ही वजह से, हमने ट्रांसफर नहीं की। बिल्कुल। असल में अगर इस सवाल का हम ऑनेस्ट आंसर दें तो मेरा ख्याल है वो हम सब की जॉब डिस्क्रिप्शन और पे चेक से ऊपर की बात है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अवामिल हैं, कुछ इंटरनेशनल, कुछ नेशनल, वो सारे अवामिल हैं। अलामा इकबाल ना सूट नहीं करते हमें। अलामा इकबाल जो हैं वो फ़िरका वारियत के भी ख़िलाफ़ हैं, अलामा इकबाल झूठे तसव्वुफ़ के भी ख़िलाफ़ हैं, अलामा इकबाल झूठे ताकत के मराकज़ के भी ख़िलाफ़ हैं।
अल्लामा इकबाल सरकार दो आलम वाली मसावात की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो जागीरदाराना निज़ाम के भी ख़िलाफ़ हैं। तो ताकत के जितने भी सरचश्मे हैं, अगर इकबाल का पैगाम आम हो जाएगा तो वो तो फिर ताकत के हमारे जो आइडियल्स थे फाद भाई, हम उन्हें कॉपी करने के बजाय हम किसके पीछे लग गए? जो ये सारी नकायस या बुराइयां जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, ये हमारे अंदर आ गई और हम अपने लीडर्स, अपने हीरोज़ को भूल। जी बिल्कुल। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि अल्लामा इकबाल का पैगाम क्योंकि सूट नहीं करता है, इसलिए हमने अल्लामा इकबाल के साथ किया ये है कि हम रवायती तौर पे ट्रेडिशनली उनका नाम तो लेंगे, मगर उनका पैगाम हम रोकेंगे, उनका पैगाम हम आगे नहीं फैलने देंगे। हम रटी रटाई कुछ अशार पढ़ते रहेंगे, उनको साल में 1-2 दफ़ा ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे, मगर हमारा जो एकेडेमिया है, हमारे जो एकेडमिक सर्कल्स हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इकबाल के फोरम्स नहीं होंगे। यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हम इकबाल के ऊपर सेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इकबाल जहाँ पर मज़हब का इस्तारा है, सरकार दो आलम, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके साथ साथ वो आपको दीगर लेवल्स के ऊपर भी आपकी इस्लाह करना चाहते हैं। जी हाँ। तो वो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो सर्कल्स जहाँ पे भी ताकत है, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, बीड़ा किसको उठाना होगा? हों, जागीरदार हों, वो उनको सियासतदानों से तो हम तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर उन्हीं का इक़्तिदार ख़तरे में आ जाएगा ना, उन्हीं की कुर्सी डगमगाने लगेगी, उनके पिलर झूलने लगेंगे। तो ये क्या फिर अवाम खुद ही इनिशिएटिव ले, पेरेंट्स ये काम करें, असातिज़ा करें, किसको करना होगा ये काम? कलेक्टिव स्ट्रगल की ज़रूरत है। इकबाल के पैगाम को लाने के लिए कलेक्टिव स्ट्रगल की ज़रूरत है। मैं जो पहले सवाल कायम किया गया, यूथ का इतना कसूर नहीं है, यूथ तक तो इकबाल हम पहुँचा ही नहीं, मैसेज ही नहीं पहुँचा, मैसेज पहुँचा ही नहीं है। आज के जो बिजनेस स्कूल्स, मेडिकल स्कूल्स, मीडिया स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई उनको तो पता ही नहीं इकबाल कितनी बड़ी कॉन्शियसनेस का नाम है। पिछले 100 सालों में अगर मुसलमानों ने कोई दिमाग पैदा किया, वो इकबाल है। दुनिया भर में इकबाल को एक मुस्लिम रिफॉर्मर के तौर पर एक्नॉलेज किया जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा फात भाई, क्योंकि इलामा मोहम्मद इकबाल का आज दिन भी है, तो उन्होंने जवानों को शाहीन करार दिया था और उन्होंने कहा था कि बहादुर हैं, डरते नहीं हैं, निडर हैं, बेबाक हैं और यही मुल्क की तरक्की में जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उन्होंने फिर जो शायरी की है, मैं उसका मतलब आपसे जानना चाहूँगी ताकि हम अपने जो बच्चे देखने वाले हैं या सुनने वाले इस वक्त, उन तक मैसेज, जो इकबाल का मैसेज नहीं पहुँच पा रहा, वो पहुँचा सकें कि जवानों को मेरी आए सहर दे, फिर उन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। क्या वो कहना चाह रहे थे उस नौजवान नस्ल को, उन शाहीनों को, जो कि आज के शाहीनों तक पहुंच नहीं पा रहा? देखिए, इकबाल जिस तनाजुर में ये शायरी कर रहे थे, आपको हम सबको अंदाज़ा है कि वो क्लोनियल कॉन्टेक्स्ट था ना। मुसलमान ममालिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे मैप के ऊपर, हम नौआबादियाती निज़ाम के अंदर जी रहे थे, और एक ऐसे नौआबादियाती निज़ाम में जहाँ पे मुसलमानों को रगड़ा लग रहा था। तो उस तनाजुर के अंदर ये साकी नामा के अशार, दीगर अशार के इकबाल जो हैं वो रिवाइवल की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है। गोरा आपको मुझे नमाज पढ़ने से नहीं रोकता था, रोज़े रखने से नहीं रोकता था, इंडिविजुअली हम अच्छे मुसलमान थे, बल्कि रूल ऑफ लॉ भी था गोरे के दौर में। मसला ये था कि इस्लाम एज अ सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, और इकबाल उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। जब वो 1930 के खुतबे की बात करें, या जो शेर भी आपने पढ़े हैं, इसके अंदर वो क्या चाह रहे हैं? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज तो हर मुसलमान इंडिविजुअली कर रहा है, वो तो मैं और आप कर ही रहे हैं। वो हम अमेरिका जाके भी कर सकते हैं, बरतानिया में हम अच्छे मुसलमान हैं, यूरोप में अच्छे मुसलमान हैं। मसला ये है कि इस्लाम को इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, जुडिशरी के लेवल के ऊपर, निज़ाम के लेवल के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना था। अच्छा, इकबाल यूथ को जब जगाते हैं तो ही वांट्स कि यूथ इस्लाम को खिलाफत राशिदा वाले मॉडल के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयारी पकड़े। अच्छा फात भाई, जब मस्जिद की बात करते हैं, शब बर मस्जिद, तो उसके ऊपर जो उनके अशार थे, वो उस वक्त भी जो नौजवान थे, जो कौम थी, उससे नाला नज़र आते थे। जो उनके अशार बड़े यादगार अशार हैं, अगर आपको याद हो तो, मेरे तो इस वक्त वो माइंड से स्किप हो रहे हैं, लेकिन उसका जो मतलब था वो उस वक्त भी कहना चाह रहे थे कि हम इस्लाम से, मजहब से, हमारी रूह के अंदर जो उतरना चाहिए और जिस अंदाज में उतरना चाहिए उस अंदाज में नहीं, और मसाइल तो हम कायम कर देते हैं जो आज के हैं कि ना नौजवान जाग रहा है, और वो जिस तरह से रिलेट कर रहे हैं, जिस तरह आपने हरारत पैदा ना कर पाए, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका तू है टूटा हुआ तारा। तो मसाइल तब भी वही थे, आज भी वही हैं। और जैसे ये दोनों आपने मुख्तलिफ, एक बांगे दरार हो, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ही माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है। वो मन जो है, मन की जो सफाई है,
वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोल लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बनना सका। ये जो हिपोक्रेसी है हमारी, मेरे काल में और मेरे हाल में, ये इकबाल इसका नोहा बुलंद कर रहे हैं। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, इसमें इकबाल आपको बता रहे हैं कि वो जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है, वो इस्लामिक सिविलाइजेशन जो सरकार दो आलम से शुरू होती है, सैयदना सदीक अकबर, फारूक आज़म, मौला मुर्तज़ा और इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन, सलाउद्दीन अय्यूबी, वो एक तसलसल है। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें इकोनॉमी है, उसमें हम लीड कर रहे हैं, उसमें हम लीड कर रहे हैं, उसमें बगदाद है, उसमें करतबा है, उसमें गरनाता है, उसमें दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, साइंस टेक्नोलॉजी हैं। ये वो गर्दू है, ये वो आसमान है जिस पे जो हमारा आसमान था। तो आज हम पीछे क्यों चले गए हैं? अच्छा, हमारे सिलेबस के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी रूह को, उसके मकसद को किस तरह से उनकी ज़िंदगियों में शामिल किया जाए? क्या उसके लिए कोई ऐसी मूवी बनानी होगी कि हमारे मीडिया को भी इसमें किरदार अदा करना होगा? क्योंकि वो ज़रा ग्लैमराइज चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह से सीरीज़ देखते हैं, टर्की बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो अपने हीरोज़ को जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें भी इसके लिए कुछ एफर्ट करनी है। फैंटास्टिक आइडिया। इस वक्त ऑडियो विजुअल का ज़माना है, हम इकबाल के ऊपर एक सीरीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। और जो एक बड़ी बात है ना, वो ये है कि हम इकबाल को फ्रैगमेंट्स में देखते हैं। इकबाल को होलिस्टिक देखने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल का एक काम है द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, वो 7 लेक्चर्स। फिर अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी, बांगे दरा, बाले जबरील, अरमगाने हिजाज, ज़रबे कलीम, फ़ारसी शायरी। जब आपको खुदी के तसव्वुर का नहीं पता कि अल्लामा किस दर्जे में खुदी की बात करें, खुदी क्या है, बेखुदी क्या है, हम बार बार कह रहे हैं अल्लामा ने खुदी का तसव्वुर पेश किया, वो खुदी थी क्या, उसके एलिमेंट्स क्या थे। आपको सरारी खुदी पढ़नी पड़ेगी, रमूज़े बेखुदी पढ़नी पड़ेगी। इकबाल का जावेदनामा एक आपको एक अलहदा दर्जे पे आपको लेके जाएगा। तो इकबाल को एक होलिस्टिक अंदाज में पहले तो आर्टिकुलेट करने की ज़रूरत है, फ्रैगमेंट्स में नहीं। जब आप फ्रैगमेंट्स में से एक ईंट निकालते हैं तो आपको कंट्रास्ट और तारुज और कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है। जब आप होलिस्टिकली देखते हैं तो फिर आपको इकबाल का निज़ाम फ़िक्र नज़र आता है, इकबाल की वो थॉट की कोहेरेंस नज़र आती है। अच्छा, तो हम ही कोई वजह है फात भाई कि हम बहुत पीछे हैं? दीगर ममालिक में हम देखें तो हिटलर को अगर बयान किया जाता है तो हिटलर को बाकायदा पिक्चराइज करके दिखाया जाता है अपनी यूथ को कि वो क्या था, या कोई भी लीडर उनका गुजरता है। इसी तरह से आप अपने हमसाए मुल्क को देख लें, इंडिया के अंदर भी लीडरान के ऊपर बाकायदा मूवीज़ बनाई जाती हैं, उनको अपनी नौजवान नस्ल तक पहुँचाया जाता है ताकि वो देख सकें और उससे कोई सबक सीख सकें। हम लोग बहुत पीछे हैं इसके अंदर। और पहले हमारे यहाँ कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुशायरे हुआ करते थे या इस तरह की डिबेट्स हुआ करती थी जिसके अंदर बहुत सारा मवाद जो है वो बच्चों को भी पता चलता था और एक बार फिर से दोहराया जाता था। लेकिन अब उस चीज़ का भी फुकदान है। मूवी या हम उस तरह से पिक्चराइज करके बच्चों को दिखाएं तो बहुत पीछे रह गए हैं ना हम इसमें। हमने तो अपने स्कूल के अंदर से एक बहुत ही आगाज़ में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक दुआ हुआ करती थी जिसके अंदर एक असेंबली के तौर पर सारे बच्चे यक जुबान होकर कौमी तराना पढ़ते थे, फिर अल्लामा इकबाल के आशार पढ़ते थे, दुआ पढ़ी जाती थी। अब आप सोचें कि स्कूल कॉलेज के अंदर वो तमाम सिलसिला मफकूद हो चुका है, हमें नज़र ही नहीं आता। एब्सोल्युटली, इसकी वजह ये है कि हम वेस्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हैं ना। हम अपने सिंबल्स, अपने हीरोज़ के ऊपर तकिया करना हमने छोड़ दिया है। हम अपने बच्चों को टॉप स्कूल्स में भेजना चाहते हैं। वो टॉप स्कूल्स कौन से हैं? जो हेवली एंग्लिसाइज्ड आपको करेंगे। और हम हेवली एंग्लिसाइज स्कूल्स को समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है वो वाकई ग्रो कर रहा है, वो फ्लुएंट हो गया अंग्रेज़ी में। हमने तो खुद काट दिया है ना उसको। और दूसरी बात यह है, वो जिस तरह मुशायरे की भी आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर बदज़ौक़ी अपने उरूज पे है। आप जो आजकल के मुशायरे हो रहे हैं या शायरी के नाम पर जो धंधा और कॉन्सर्ट हो रहा है, आप देखें कि क्या ये शायरी है आजकल की? मैं किसी का क्या नाम लूँ, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में शायरी के कॉन्सर्ट होते हैं और वो क्या क्या मिसरे हैं जिसके ऊपर किसने करी जीन्स ममनू, पहनो अच्छी लगती है, ये शेर है। ये तो शायरी के नाम के ऊपर शायर है, ये ब्लास्फेमी है। अच्छा, एक फात भाई तो इकबाल, मीर तकी मीर, गालिब, ये तखय्युल की मेराज है, ये शेरी हुस्न की, तगज़्ज़ुल की मेराज है।
अच्छा, आपने एक वाकया है जो यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अब हंसी मजाक में भी बहुत इल्लामा इकबाल का कोई सानी नहीं था, और एक वाकया उनसे कि उन्हें डॉक्टर ने आम खाने से मना कर दिया, और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अच्छा बहुत भी दिल करता है, बहुत पसंद है, क्योंकि डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल को कहा एक आम खा ले। तो जब वो एक दफ़ा विजिट पे आए और डॉक्टर साहब ने देखा कि 1 किलो का एक आम इल्लामा साहब लेके बैठे हुए इल्लामा इकबाल और वो खा रहे हैं, तो वो उनका बयान, उनका अल्लामा वाज वेरी विटी, तरीकाकार। अल्लामा हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो, बहुत विटी थे। बचपन में अपने उस्ताद मौलवी मीर हसन साहब के साथ आपके बड़े मज़े के वो चुटकुले मशहूर हैं, उनके साथ भी आपकी गपशप। अल्लामा से एक चीज़ जो एक ह्यूमन के लेवल के हमें बतानी चाहिए, अल्लामा पंजाबी बोलने की भी बड़े शौकीन। अच्छा। वो जब अपने घर में होते थे तो वो तहबंद और कुर्ता और हमने तस्वीरें देखी हैं उनकी ब्लैक एंड व्हाइट, वो जिसमें धोती पहनी का, और फिर उनका जो घर था वो एक ओपन हाउस था, कोई भी आ सकता था, उनसे बात कर सकता था, मसले मसाइल के ऊपर, यानी एक लेवल के ऊपर अलामा को अरबी आती है, फारसी आती है। फात भाई ये बताइएगा, ये जो फेज आप बता रहे हैं ये बरतानिया से होके वापस आने की बात है या उससे पहले की पर्सनैलिटी कैसी थी? क्योंकि हमने तो ये भी पढ़ा है कि वो एक रोमांटिक शख्स भी थे, उनके अंदर वो बेशक देखिए वो पहले हम पहलू को क्यों छुपा देते हैं? उसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं। देखें अलामा एक नॉर्मल ह्यूमन थे, वो चेंज ओवर आया, यही किन वजूहात की बिना पे आया, ये भी बताना चाहिए। यही तो अलामा की अजमत है। हम असल में इंसानों को समझते हैं कि उनमें परफेक्शन होनी चाहिए और नाउजुबिल्लाह खास एक आम इंसान है, दर्जा इस्मत के ऊपर हम पहुंचा देते हैं। ये नहीं, इंसान की ग्रेटनेस यही है बिल्कुल कि वो इंसानी जबिल्लत और इंसानी मामलात के अंदर अपनी जर्नी करता है, माइलस्टोन्स अटेन करता है और ग्रो करता है। बल्कि आज का नौजवान उनसे अच्छे तरीके से रिलेट कर सकता है कि वो जज्बात जो हम महसूस करते हैं वो इल्लामा इकबाल भी करते थे, लेकिन फिर किस तरह से अपनी शख्सियत में तब्दीली लेकर आए। एब्सोल्युटली, बेशक। लेकिन देखें एक बात मैं कहूँगा कि बचपन से ही एक कंसिस्टेंट थीम है उनके अंदर, और उनकी फैमिली की तरफ से वो है इश्क रसूल का जज्बा बचपन से है, इसमें कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा, अहले बैत, इस्लामिक हिस्ट्री, उम्मत का दर्द, ये बचपन से है। वो जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो अपने फेलो स्टूडेंट्स को, दोस्तों यारों को वो महफिल जमती थी, अच्छा, तो कहते थे कि यार ये जो दांते की नज़म है या गोइटे की नज़म है, इससे बड़ी नज़म कहूँगा मैं, और मैं जो हूँ वाक़या करबला के ऊपर बात करूँगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज के सोचो फिक्र थी उस वक्त में भी, मैं इसको बयान करूँगा, और बड़े गोल्स थे। और आपने देखे ना ये कॉलेज जो शुरू की बात जैसे आप कह रहे हैं, तो उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्टिव किस्म की यूथफुल लाइफ थी। बरतानिया गए, बहुत ज़्यादा बेदार मग्स, कैम्ब्रिज में पढ़े, कैम्ब्रिज से हाइडलबर्ग आए, हाइडलबर्ग में पीएचडी की, 3 साल में 3 से 4 डिग्रीज की आपने, बारट लॉ किया, ट्राइपॉस होते हैं वो किए कंप्लीट। ही वाज अ जीनियस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और अपना जो थीसिस है आप ये देखें, थीसिस जर्मन में लिखा, जर्मन सीख के जर्मन वहीं सीखी और उसमें थीसिस लिखा। ये इमेजिन, क्या बात। मल्टीपल लैंग्वेजेस में देखें ना, जर्मन, अंग्रेजी, पर्शियन, अरबिक, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी। अरे वाह। अच्छा फात भाई, हम लोग क्योंकि इल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात कर रहे हैं, आज उनका डे भी है, तो एक मैसेज भी जो कि यूथ के लिए को वो देना चाहते थे और जो अब आपके थ्रू हम पहुंचाना चाहेंगे। और दूसरी बात कि जो आज की क्या माएँ वो नहीं है जो इस तरह के शाहीन पैदा नहीं कर पा रही, कि पहले आपने बात कर दी मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, इल्लामा मोहम्मद इकबाल, बहुत सारे नाम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत सारे नाम गुजरे। तो क्या आज की माओं की भी काउंसलिंग होने की ज़रूरत है जो कि इस तरह के शाहीन पैदा कर पाएँ, जो कि ज़माना तालिब इल्मी से ही इस अरूज को हासिल कर ले? एब्सोल्युटली जी, पेरेंट्स को बिल्कुल, हमें पेरेंटिंग का आर्ट चेंज होगा तो फिर ये लोग पैदा होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। इकबाल ने खुद एक जगह पे कहा है कि अगर माँ फातिमा जैसी हो तो बच्चे हसन हुसैन जैसे होते हैं। अगर खातून बहन, बीबी फातिमा बिनते खत्ताब हज़रत उमर की बहन थी, अगर बीबी फातिमा बिनते खत्ताब जैसी तिलावत हो तो फिर उमर फारूक बनते हैं, उस कुरान की तिलावत सुन के कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं मैसेज देना चाहूँगा, सिर्फ यूथ को नहीं, हम सबको, सबके लिए कलेक्टिव मैसेज है। इकबाल का जो इश्क रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट्स द कोर ऑफ हिज मैसेज, इसको आप माइनस नहीं कर सकते। खूबसूरत बात। तो इकबाल की एक नज़म है, जनाब बिलाल को वो ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उसके अशार बड़े खूबसूरत हैं। तो उसमें वो एक जगह फरमाते हैं, अदाए दीद सरापा नयास थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी,
अज़ां ज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। सुभान अल्लाह। मदीना तेरी निगाहों का नूर था गोया, तेरे लिए तो ये सहरा ही तूर था गोया। काश मदीना मेरी और आपकी आंखों का तूर हो जाए तो वाकई रियल चेंज ट्रांसफॉर्मेशन। जज़ाकल्लाह फ़ात भाई, बहुत शुक्रिया। और ये खूबसूरत मैसेज है, इस पे अमल करना सिर्फ नौजवानों नहीं, हमसे वक्त की ज़रूरत है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे और बात करेंगे आज़ान अली खान की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली है जनाब। टूर्नामेंट में मेलबर्न स्पोर्ट्स एंड एक्वाटिक सेंटर में खेला गया ये इवेंट था जिसमें इन्होंने जीत हासिल। जी हाँ, 11 ममालिक के 64 खिलाड़ियों को इन्होंने पिछाड़ा है। तो किस तरह से कारनामा सर अंजाम दिया, आज़ान अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से इस कामयाबी पर। कितना टफ था ये मुकाबला, और जब आप वहाँ पहुँचे थे लग रहा था टूर्नामेंट आपके नाम रहेगा या खौफ था दिल में? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी काफ़ी मुबारक हो। और खैर मुबारक जी, मुझे पहले से ही पता था कि इंशाल्लाह मैं जीतूंगा, इंशाल्लाह अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था। तो जी अच्छा आज़ान, ये स्क्वॉश चैंपियन की प्रैक्टिस आपने कहाँ से की? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने मौके नहीं हैं स्क्वॉश के हवाले से, और फिर 11 ममालिक से 64 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, तो उसमें से आपने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। मुश्किल तो रहा होगा, लेकिन ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, ये सब कुछ आपने कहाँ से लिया? बेसिकली स्क्वॉश जो है मेरी फैमिली गेम है। आई एम नेफ्यू ऑफ जहांगीर खान, और मेरे जो बाबा हैं वो खुद भी 7 साल नेशनल कोच रह चुके हैं। उन्होंने भी हमजा खान को भी ट्रेन किया था जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। और जी, मेरे बाबा ही मेरे कोच हैं, उन्हीं से मैंने सीखा। अच्छा, यही बात जो हम जानना चाह रहे थे आपसे कि जहांगीर खान के आप नेफ्यू हैं और आपकी तो फैमिली में स्क्वॉश चैंपियन जो है वो चैंपियंस रहे हैं। आपके लिए तो ये मुश्किल काम ही नहीं होगा, जो आप कॉन्फिडेंस लेकर गए हैं वो आपको फैमिली, आपके घर से मिला कि आप इंशाल्लाह विन करके ही आएंगे। कितना टफ टाइम वहाँ से मिला आपको? पहले तो टफ टाइम तो इतना नहीं था मैंने, क्योंकि काफ़ी अपने जितने भी मैचेस हैं सब 3 लव विन किए, एक गेम भी नहीं हारी। और बस ये था कि क्योंकि मुझे ना अपने मैच से पहले थोड़ा सा पेन था अपने गॉल ब्लैडर में, तो उस टाइम मैंने थोड़ा सा पेन किलर यूज़ किया ताकि मुझे वो पेन कम हो जाए, और देन मैंने अपना मैच खेला। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है आज़ान, टारगेट क्या है अब अगला? आपको लगता है कि कौन सा मुकाबला है जिसके लिए तैयारी करनी है आपको? टारगेट यही है कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और वर्ल्ड चैंपियन तभी बन सकते हैं जब आपके पास ज़्यादा स्पॉन्सर होंगे। और जैसे कि अभी मुझे मुस्लिम हैंड्स, अनस्क्वॉशेबल, राना मसूद, पीएम यूथ प्रोग्राम और K2 स्क्वॉश सब सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से मैं इधर हूँ। और इस तभी मैं आगे जा सकता हूँ जब मेरे पास स्पॉन्सर्स होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जहांगीर खान जिस तरह से कई साल तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, बल्कि अनडिफीटेड रहे और नाम रोशन किया पाकिस्तान का, आपका भी यही एम है? और क्या वो भी आपको गाइडेंस फराहम करते हैं, टिप्स देते हैं अपनी गेम को बेहतर करने के लिए? 555 मैचेस जीतना तो काफ़ी मुश्किल बात है, और उसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए होती है। वो जो लेवल था वो कोई अलग ही लेवल था, उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ती है। पर नहीं, ये मेरा ख्वाब है कि मैं उस टारगेट तक पहुंचूं। और जी, वो मुझे टिप्स देते रहते हैं, मेरे बाबा को भी टिप्स देते रहते हैं। बाबा मेरे उनसे कनेक्ट है, तो वो हमें टिप्स देते रहते हैं। ज़बरदस्त। आपने कहा कि आपने अभी बहुत आगे जाना है, उसके लिए अंत तक मेहनत करनी है, और फिर आपको स्पॉन्सर्स की भी ज़रूरत है। हुकूमती सतह पर कितनी मदद आपके साथ इस वक्त मौजूद है, कितना हेल्प आउट आपको किया जा रहा है? इस टाइम तो मुझे रेहान ताहिर है, राना मसूद और जो जावेद गिलानी साहब हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं स्पॉन्सर के लिए। पर मुझे आगे भी और ज़रूरत है, क्योंकि मुझे और जब टूर्नामेंट खेलूंगा तो मेरी रैंकिंग ऊपर आएगी। अगर मैं टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा
तो मेरी रैंकिंग लो होती जाएगी, जिसकी वजह से मुझे नुकसान होगा। तो इसीलिए मुझे ना अमेरिका वगैरह और कंट्रीज जाना होता है, तो मुझे स्पॉन्सर काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, आपको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए और विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से कामयाबियां हासिल करते रहिए, पाकिस्तान का मुल्क का नाम रोशन करते रहिए। एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक आजान। एंड थैंक यू सो मच। आज़ान अली खान हमारे साथ मौजूद थे, जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप इन्होंने जीती है मेलबर्न, और हमारी तरफ से भी इन्हें बहुत सारी मुबारकबाद। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कि कल क्या होगा, ये जानने की तमन्ना किसे नहीं होती। तो आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, टाइम ज़ाया किए बजाय टाइम ज़ाया किए बिना हम उनसा शाह से जानेंगे कि ये हफ्ता किसका कैसा रहेगा, कौन से सितारे गर्दिश में रहेंगे। और उनसा उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, मैंने सवाल आपसे कर रही थी जब अभी हम ब्रेक पर थे, जो तोते लेकर बैठे होते हैं और तोते चिट्ठी निकालते हैं और फिर उसके बाद किस्मत का हाल बताते हैं, वो बताने वाले, क्या वो तरीका ऑथेंटिक है, दुरुस्त है? कितनी एक्यूरेसी होती है उसमें, वाकई में कुछ सही निकलता है? सबसे पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तरीका बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से वो बना के और कार्ड्स बनाकर और फिर वो तोता और उस पर क्या लिंक है, वो तुक्के लगाए जा रहे होते हैं तोते से। ये तो देखें, टैरो हो गया, एस्ट्रोलॉजी, ये तो साइंस है, नॉलेज है। चलें उसी साइंस से फिर बताइए हमारे नाज़रीन का कैसा गुजरने जा रहा है हफ्ता, एक एक करके। ठीक है, आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज के लिए शुरू करते हैं। एरीज बुझुमल आने वाला हफ्ता थोड़ा सा एरीज जो है वो डबल माइंडेड हो सकता है, दो कामों को लेकर, दो जॉब्स हो सकती हैं या दो ऑप्शंस उनकी लाइफ में आ सकते हैं, शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है उनके लिए बेटर ऑप्शन है, वेदर बिजनेस या फिर जॉब या करियर को। और फिर नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि एरीज वाले कुछ नेक्स्ट एक्शन भी ले रहे हैं, कुछ नेक्स्ट स्टेप भी ले रहे हैं। फिर टॉरस की बात करते हैं, डेथ का कार्ड है, रीजनरेशन है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं। हो सकता है कोई एक प्रोजेक्ट, एक जॉब खत्म हुई हो, एक बिजनेस वाइंड अप हुआ हो और फिर एक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग्स इस हफ्ते होंगी, कोई नया काम, कोई नया रिलेशनशिप भी बन सकता है। फिर जेमिनी की बात करते हैं, 4 ऑफ वैंड्स, तो सेलिब्रेशन टाइम है ये हफ्ता, बहुत पार्टी वाला हफ्ता है, फन वाला हफ्ता है। जॉब से रिलेटेड जिनके भी मसले हैं जेमिनी वालों के, वो दूर हो जाएंगे। ट्रैवल आपका हो सकता है, आपने वीजा इमिग्रेशन अप्लाई किया है तो वो आपको मिल जाएगा। फैमिली टाइम भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशली जॉब और कारोबारी हवाले से जेमिनी का ये टाइम बहुत जबरदस्त रहेगा। फिर कैंसर की बात करते हैं, नाइट ऑफ वैंड्स, तो जल्दबाजी में कोई भी कैंसेरियंस को कोई भी फैसला नहीं करना है, कोई भी स्टेप नहीं लेना है, वरना आपको नुकसान होगा। और दोस्ती करने में भी आपने बहुत एहतियात करनी है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। लियो वालों के लिए एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हैं लियो वालों के लिए। कोई नया काम भी शुरू हो सकता है, कोई नई किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। शादी के हवाले से कैंसेरियंस के लिए बहुत टाइम अच्छा चल रहा है, शादी, मंगनी, किसी के साथ मोहब्बत भी हो सकती है, इन लव भी हो सकते हैं। फिर वर्गों की बात करते हैं, वर्गों वालों के लिए 6 ऑफ कप्स, पुरानी बातें, कुछ पुराने काम उन्होंने ऐसे किए थे जिसका अभी तक वर्गों पछता रहा है। कुछ लॉसेस हो सकते हैं बिजनेस में, कोई इन्वेस्टमेंट्स जो है वो उसमें नुकसानात हो सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप उनका खत्म हो गया था जिसको अभी तक वो रिग्रेट में है कि काश ये मैं ना करता तो ये ना होता। ठीक है, अच्छा टाइम भी शॉर्ट आंसर, वन लाइनर हम सबका बताएंगे। लिब्रा की बात करते हैं, यहाँ पर लिब्रा वालों के लिए छोटा मोटा लॉस हो सकता है इस हफ्ते, लेकिन एहतियात आपने बहुत करनी है, स्पेशली पैसों के हवाले से। स्कॉर्पियो जो है भी उसको भी बहुत एहतियात करनी है, रिलेशनशिप में, दोस्ती में और फाइनेंसिस में। फिर सेजिटेरियस के लिए अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, हिम्मत करनी है, सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपका सफर भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न वाले भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला हफ्ता उनके लिए बहुत पैसे लेकर आ रहा है, कहीं पैसे लगाने हैं, कारोबार करना है तो मुनाफा होगा। एक्वेरियस वालों के लिए सेहत बहुत, आपने सेहत का ख्याल रखना है, बीमार हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग नजर आ रही है, तो एक्वेरियस वालों को अपनी रेस्ट जरूर करना है, काम आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा आराम करें। पाइसेस जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में, लेकिन उनको कामयाबी भी जरूर मिल जाएगी।
ठीक है। अच्छा उनसे अपना वो आप बता भी दीजिएगा अगर आपसे डिटेल में कुछ जानना चाहे, चाह रहे हो तो। डिटेल में जानना चाहते हैं, मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, वो मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, उनसा शाह ऑफिशियल, और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद थी, और हमारा वक्त भी खत्म हो चुका है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा।